So good evening all of you. This is your Swapnil Soni sir. Welcome back to our second part of this video of chapter electricity. तो कल हम लोगों ने जो है क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास में वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। तो आज जो है मैं आप लोगों को चार्ज के बारे में बताऊंगा, लेकिन उस चार्ज को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इनकी जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जैसे हम लोग मास और वेट वगैरह हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो मास हमेशा कैलकुलेट होता है केजी के अंदर और वेट हमेशा कैलकुलेट होता है न्यूटन के अंदर। तो जब ये इनकी जो यूनिट है, जैसे हमें कैसे पता लगेगा ये चीज़ 1 kg है, 2 kg, तो वो जो केजी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ विल बी नोन एज आपका यूनिट। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर भी जो है हमारे पास में यूनिट फॉर्मेशन होता है। तो यूनिट फॉर्मेशन हम लोगों को जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास में चैप्टर नंबर 11। वी ऑल नो दैट दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी में जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट फॉर्मेशन। ठीक है, ये है हमारे पास में यूनिट फॉर्मेशंस। करंट का सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने करंट को आपको आई से डिनोट करना बताया था। तो ये हमारे पास में होता है करंट का फॉर्मेशन। ठीक है, करंट को जो यूनिट दी गई है, क्योंकि वो जो साइंटिस्ट थे एम्पियर, उन्होंने इसके बारे में बताया था, तो इसकी यूनिट भी जो है वो हमारे पास में है एम्पियर। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक एम्पियर कितना किसके इक्वल होता है, फिर इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी एक बार आप लोग सिर्फ वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट में ये देखिए कि कौन सी चीज को किससे डिनोट किया जाता है। उसी तरीके से Q जो है हमारे पास, उसको हम लोगों ने कहा था चार्ज। तो चार्ज का जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। ठीक है, ये हमारे पास में ये भी अगेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया था। तो 1 कूलाम की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास Q है। और V के बारे में जब मैंने आपको बताया था वोल्टेज वाला फॉर्मेशन, तो इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट ही होती है। इज दैट क्लियर? और एक हमारे पास में होता है R, जो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस। याद है आप लोगों को, जो मैंने कल डायग्राम बनाया था उसके अंदर सर्किट के अंदर ये जो हम लोगों ने सल्वटेसी पैदा की थी, जो जनरेट की थी, तो इनको हम लोग जो है रेजिस्टेंस को हमेशा ओम में कैलकुलेट किया जाता है। इसको बोलते हैं ओम। ठीक है, ये जो हेड टाइप का साइन है ना ये वाला, इसको बोलते हैं ओम। क्योंकि ये जो हमारे साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने उसके बारे में बताया था रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो हमारे पास में क्या होती है, ओम होती है। तो अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो उसका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, एम्पियर में। अगर हमें क्योंकि चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा किस में आएगा, कूलाम में। और अगर हमें वी की वैल्यू निकालनी है वोल्टेज, तो हमेशा किस में आएगा, वोल्ट में। और अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा किस में आएगी, ओम में। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा टाइम, जब वीडियो में जो टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब जो है हम लोग सबसे बाद में अब बात करेंगे जो है हमारे पास में चार्ज की, कि भाई एक्चुअल में जो चार्ज है हमारे पास में वो क्या है। ठीक है, चार्ज जो होता है हमारे पास में उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीजें हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक जो है हमारे पास में वो है चार्ज। और चार्ज को मैंने अभी बताया था क्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट जो है वो कूलाम में मेजर की जाती है। ठीक है, अब जो हमारे पास में इसको निकालने का तरीका होता है, इसका फॉर्मूला दिया गया है कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई सर्किट है, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो उसकी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पर हम लोगों को करंट को जब हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, चार्ज की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो चार्ज को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो मैंने कल वो एग्जांपल लिया था ना टैंक वाला, जहाँ पे टैंक से हमारे पास में पाइपलाइन का फॉर्मेशन करते हुए जो है करंट फ्लो होते हुए आ रहा है। ठीक है, और जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो चार्ज पार्टिकल्स है, वो कितने टाइम में उसमें ट्रेवल हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैंने किसी सर्किट को कुछ टाइम के लिए ऑन किया, जैसे 5 सेकेंड या 2 सेकेंड, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एक सर्किट को मैंने आपको कहा कि आपको सर्किट कनेक्ट करके और उसको कुछ सेकंड के लिए चालू रखना है। अब मैंने आपको टाइम की वैल्यू दे दी 10 सेकेंड्स, राइट। और उसके बाद में आपने करंट की वैल्यू जो है वहां पे मेजर करी, तो वो करंट की वैल्यू आ गई मान लो 5 एम्पियर। हमारे पास में जो करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास में डिवाइस होते हैं। करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उसका नाम होता है अमीटर। तो अगर हम लोग सर्किट के अंदर अमीटर लगा दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि अगर हम सर्किट को 10 सेकेंड तक ऑन करें, मतलब मैंने ऑन किया, अब मैंने काउंट कर रहा हूं मैं स्टॉप वॉच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। तो की को मुझे बंद कर देना है।
तो 10 सेकंड के अंदर जो आपकी एमीटर लगा होगा वो आपको ये बता देगा कि उस फॉर्मेशन के अंदर करंट की वैल्यू क्या आई थी। तो अभी अगर मान लो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर आई हो 10 सेकंड के अंदर, तो इन दोनों को हम लोगों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 50, और जब एम्पियर को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, कूलम्ब के बराबर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, चार्ज की। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सर्किट को 10 सेकंड के लिए चालू करते हो और अगर उसके अंदर करंट की वैल्यू 5 एम्पियर आ रही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हो गए, 50 कूलम्ब। मतलब ये चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर इसमें अपन 70-30 कर लेंगे। 70% इसका क्या हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन, और 30% आपके क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव पार्टिकल्स ही जो है नेगेटिव पार्टिकल्स, मतलब प्रोटॉन पार्टिकल्स ही इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को जो है ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम प्लेस ए टू बी। एक बार हम दोबारा से इसका रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल्स के बारे में पता लगाना है कि ये 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 70 है, 80 है, 90 है, कितने हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है फॉर्मूला हमारे पास दिया होता है कि जितने टाइम तक करंट फ्लो किया है उन दोनों की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास आंसर आएगा वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो ये हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है क्यू निकालने का, मतलब चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने का। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप एक रफ कॉपी बना लो तो उसमें सबसे बेस्ट है एक कॉपी बना लीजिए इसके लिए, ठीक है। मैं इस वीडियो के अंदर जो वीडियो सेशंस है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसको हम लोग इसके अंदर जितने भी 13 चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी ने रिड्यूस करके जो अब एक सिलेबस सेट किया है आप लोगों के लिए साइंस का क्लास 10th का, अब वो चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आरबीएसई हो, दोनों ही केसेस के अंदर मैं 13 के 13 चैप्टर्स अपलोड करूंगा। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के बाद में हम लोग जो चैप्टर लेंगे वो लाइट वाला चैप्टर लेंगे। फिर लाइट के बाद में हम लोग चैप्टर लेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री से, उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी से। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जब चार्ज वाला आपको टाइम भी मिल गया इसको नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास में चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने का, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। अब हमारे पास में थर्ड टॉपिक जो है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट वी से ही किया जाता है और वोल्ट इसकी यूनिट रहती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसे हम लोग इंग्लिश के अंदर एक वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल। अब पोटेंशियल इन द सेंस हमारे पास है, पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसमें इतना पोटेंशियल है, मतलब काम करने की क्षमता। तो हर एक सर्किट का जो है अपने पास में एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसमें हम लोगों ने सेल कनेक्ट किया है कि बैटरी कनेक्ट की है। तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ किस पर डिपेंड करेगी, उसके वोल्टेज के ऊपर। जैसे अगर हम लोग अपने घर वाला वो एग्जांपल लेते हैं जो कल हम लोगों ने लिया था, तो अगर मान लीजिए जो छत के ऊपर रखी हुई टंकी है अगर वो 500 लीटर की है, तो अब नीचे जो प्रेशर क्रिएट होगा पानी का वो 500 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जो आपकी टंकी वो है ही 500 लीटर की। अब अगर मैं उसको 500 लीटर से 1000 लीटर कर दूं तो अब प्रेशर और तेज हो जाएगा। अगर मैं 1000 से उसको 2000 कर दूं तो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ फ्लो चार्ज पार्टिकल्स पर्टिकुलर टाइम में करंट के साथ में अगर ट्रेवल करवाने हैं तो आपको आगे से वोल्टेज की वैल्यू को भी क्या करनी होगी, हाई करनी होगी। तो ये सब चीज़ें जब इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास बन गई, अब उसको जब ट्रेवल करवा रहे हैं तो ये सब तरह की चीज़ें जो है हमारे पास में वर्क डन के अंदर काउंट होती है। किस में काउंट होती है, वर्क डन में। ये सब तरह की चीज़ें जो है हमारे पास में वर्क डन में चलती है। इसको हम वर्क डन बोलते हैं। वर्क डन का मतलब होता है किसी काम का हो जाना। जैसे मान लीजिए कि अगर ए पोजीशन से बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी है, मुझे इस पोजीशन से बी पोजीशन पे थ्रू वायर मुझे उसको सर्कुलेट करवाना है ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ, और मान लीजिए कि मैंने इसको सर्कुलेट करवा भी दिया नंबर ऑफ रीजन की वजह से। तो ये जो फॉर्मेशन है कि जहां पर ए से करंट बी तक पहुंच गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन। इट मींस जो मूवमेंट हम लोग चाहते हैं जिस पर्टिकुलर पोजीशन से लेके और जहां तक हम उसको लाना चाह रहे हैं, अगर वो चीज वहां तक ट्रेवल कर जाती है या मूव कर जाती है या मोशन वहां पर परफॉर्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या कहते हैं, वर्क डन। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वर्क डन जो है, पहले हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर जो चैप्टर्स हैं हमारे पास फिजिक्स के, ठीक है, मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी है, ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर हम लोगों ने वर्क की डेफिनेशन अलग पढ़ी थी। तो वो जो वर्क फॉर्मेशन है वो अलग है। यहाँ पर जो हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं ये हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स के रिलेट करता हुआ है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास में क्या होता है, जैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में वी निकालने के लिए सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मेशन ही चलता है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में कहते हैं कि W = V × Q।
वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना भी वोल्टेज है और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन। अब यहाँ पे ना ये फॉर्मूले समझ में नहीं आते कि यार ये वर्क डन निकालने के लिए आप वोल्टेज को क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये ऐसे कैसे पता लगेगा। तो देखो मान लीजिए कि हमने बैटरी ली थी 50 वोल्ट की, ठीक है, बैटरी हमारे पास में कितनी थी, वोल्टेज कितना था हाईएस्ट 50 वोल्ट का। मतलब अगर एक सर्किट में मैंने 50 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 50 वोल्ट के हिसाब से नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी फिक्स हो गए कि इतने ही नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स घूम सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने बैटरी क्या कर दी, फिक्स। अब 50 वोल्ट के हिसाब से मान लीजिए कि लेट एंड सपोज कि हमारे पास में जैसे 5 एम्पियर के उसमें हमने निकाला था, मान लो 50 वोल्ट के अंदर हमारे पास में 500 चार्ज पार्टिकल्स है, लेट एंड सपोज। ये वैसे वैल्यू और भी अलग हो सकती है, इसका फॉर्मूला अलग होता है निकालने का, पर मान लीजिए कि अगर 50 वोल्ट की बैटरी है उसमें कूलम्ब चार्ज पार्टिकल के 500, तो ये तो लिमिट है हमारे पास में। इससे ज्यादा तो हम लोग एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते किसी सर्किट के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने लगाई 50 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो 50 वोल्ट की बैटरी में कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, 500 कूलम्ब। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे सर्किट के अंदर 50 वोल्टेज की बैटरी से कितने चार्ज पार्टिकल्स घूमे, 500। तो वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, हमको क्या दे देंगे, वर्क डन। वर्क डन का मतलब कि ये अपनी कितनी पावर जनरेशन करके कितने दूर तक का ट्रैवल फॉर्मेशन कर सकते हैं, और वो ट्रैवल फॉर्मेशन हम लोग क्या किसमें काउंट कर लेंगे, वर्क डन के अंदर। तो अभी अगर नहीं थोड़ा सा दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार और देख लेते हैं। वर्क डन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी में या फिर किसी भी फिनोमेना में फिजिक्स के अंदर कि किसी काम का हो जाना, या तो किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूवमेंट करना या किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आ जाना, उसको हम लोग कहते हैं वर्क डन होना। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हमें वोल्टेज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चार्ज पार्टिकल से। क्योंकि अगर हम लोगों ने वोल्टेज फिक्स किया हुआ है तो इट मींस उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है वो भी फिक्स होंगे, उसी क्वांटिटी के अंदर होंगे। तो अगर इन दोनों की वैल्यू को पर्टिकुलर फॉर्मेशन में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सर्किट कितनी टाइम तक वर्क डन परफॉर्म कर सकता है, मतलब कितने टाइम तक चल सकता है, कितना फॉर्मेशन तक वो काम को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये वर्क परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमारे पास होता है वर्क डन। तो अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले को जो है रिनोवेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी है तो Q निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ चली जाती है, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा W/V। तो ये हमारे पास में देखो सेकंड फॉर्मूला आ गया Q निकालने का। एक तो अभी हम लोगों ने देखा ना Q = IT। तो अब अगर मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में जो है ये देखना है कि क्या क्या गिवन है, तो उसको अपन बोलते हैं गिवन पॉइंट्स। अगर जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर तो मैं आपको बताऊंगा कि गिवन पॉइंट्स कैसे लेते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग पहले से राइट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इन सब चीजों को राइट डाउन कर सकते हो। ये चीजें राइट डाउन करके रखना फॉर्मूलाज को ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जब हम लोग 2 से 3 दिन बाद में जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा थ्योरेटिकली, तब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे मतलब स्टार्टिंग से, मतलब Q = IT कैसे। लेकिन देखो Q निकालने का फॉर्मूला हमारे पास IT था जो बुक के अंदर एज इट इज दिया हुआ है, और हमने W = V × Q से Q का फॉर्मूला लगा लिया। क्यों, क्योंकि V को हम लोग भेज दिया हम लोगों ने डिवाइड में, इसका मतलब हम लोग इस फॉर्मूले से Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि सर्किट के किसी न्यूमेरिकल के अंदर करंट और टाइम दिया हुआ है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Q = IT वाला। मान लीजिए कि आपको करंट की वैल्यू दी हुई है और टाइम की वैल्यू दी हुई है, तो आप ये कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। लेकिन अगर आपको सर्किट के अंदर वर्क डन दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। इसका मतलब हमारे पास में Q निकालने के कितने फॉर्मूले हो गए, 2। अब यहाँ से मैं V की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, कैसे, एक बार मैंने Q निकालने के लिए V को भेजा, तो अब V निकालने के लिए मैं Q को भी उधर भेज दूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा V = W/Q, क्योंकि Q भी नीचे आ जाएगा और एक बार V नीचे आया था, एक बार Q भी नीचे आ गया। तो एक ही फॉर्मूले से हमारे पास में कितने फॉर्मूले बन गए, 3। W = V × Q, Q = W/V और V = W/Q। तो ये हमारे पास में ये फॉर्मूला जनरेशन हो चुके हैं, जिससे हम लोग चाहे जितने टाइम फॉर्मेशन के अंदर चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में वर्क डन, ठीक है। अब जो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ओम्स लॉ, ठीक है। इसको ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। साइमन ओम जो थे हमारे पास में, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और इसका नाम उन्होंने दे दिया था ओम्स लॉ। क्या नाम दे दिया था इसका, ओम्स लॉ। और ओम का जो साइन होता है वो एक ऐसी हेड टाइप बनानी होती है आपने, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है। इसमें इन्होंने ये कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपका V है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके I के, मतलब वोल्टेज जो है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। अब दिक्कत ये है कि ये तो समझ में तो आ गया कि ये पोटेंशियल जो है वो प्रोपोर्शनल है करंट के, बट कई बच्चों को ये नहीं पता प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप देख लो।
प्रोपोर्शनल साइन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं? मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है A प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है, तो A प्रोपोर्शनल टू B का मतलब है कि अगर आप A की वैल्यू बढ़ाओगे तो B की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज, और अगर आप A की वैल्यू घटाओगे तो B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो तेरा है वो मेरा है ऐसे याद रख सकते हो, जो तेरा है वो मेरा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये भी किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो इसको, इस साइन को बोलते हैं अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस साइन के लिए कहा जाता है। और अगर हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक चीज डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो वो ऐसे लिखा जाता है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन B। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे A बढ़ाओगे तो B घट जाएगा, और अगर आप यहाँ पे A घटाओगे तो B बढ़ जाएगा। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि V जो है वो I के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये उन्होंने थॉट ऐसे उनके दिमाग में आया कैसे? उनको कैसे पता लगा कि V जो है वो I के प्रॉब्लम, मतलब उनको क्या पता कि अपन V बढ़ाएंगे तो I बढ़ाएंगे? तो देखो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप टंकी के अंदर पानी का लेवल बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है पाइपलाइन के अंदर पानी ज्यादा फ्लो करेगा। इसी तरीके से जब अगर आगे से वोल्टेज बढ़ा दे गवर्नमेंट, तो अपने वायर के अंदर भी वोल्टेज क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि साथ के साथ करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। जैसे ऐसे समझिए इसको कि आप लोग जैसे अपनी कार या एक्टिवा या स्कूटी या फिर बाइक वगैरह जब आप लोग वॉश करते हो तो आप पहले स्टार्टिंग में जो है पाइप को बहुत स्लो खोलते हो, उसके बाद में जब आपको लगता है कि प्रेशर ज़्यादा बढ़ाना है तो हमको उसको और खोलना पड़ता है। तो जिस तरह से आप कंट्रोल करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ती है? टंकी को फुल करना पड़ता है, ताकि आपको ये पता है कि उससे प्रेशर क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। अगर ऊपर टंकी में पानी ही नहीं होगा तो नीचे प्रेशर भी तेज नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आगे से वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी तो जो हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आ रही है उसके अंदर करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए वोल्टेज को किसके प्रोपोर्शनल बताया जाता है? आई के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप आगे से वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपके घर के अंदर करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अब V प्रोपोर्शनल आई तो अपन जो है थ्योरेटिकली तो पढ़ ले, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल निकालना तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए हम लोग जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमें हमेशा एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट जो है वो काम करता है आपका R, मतलब रेजिस्टेंट। लेकिन इसको ना कई लोग ऐसे बता देते हैं कि ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट तो है लेकिन ये मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। कॉपर का रेजिस्टिविटी अलग होती है, आयरन का अलग होता है, गोल्ड का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है, प्लेटिनम का अलग होता है, तो सारे मेटल का अलग है। इसलिए इसको कभी भी कांस्टेंट मत बोलना, इसको बोलते हैं स्टेडी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्टैटिक कांस्टेंट। स्टैटिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि इट्स डिपेंड ऑन मेटल, क्योंकि हमारे पास में जितने भी वायर बनते हैं ना, ये आप लोग देखते हो ब्लैक कलर का जो वायर देखते हो, ये कोटिंग है। ये कोटिंग होती है पीवीसी कोटिंग, पॉलीविनाइल क्लोराइड कोटिंग। ये हमारे पास में एक तरह का केमिकल सॉल्यूशन होता है जिससे ये कोटिंग बनाई जाती है, ठीक है। ये क्या होता है? एक तरह का इंसुलेटर है जो करंट को दूसरी तरफ पास नहीं होने देता है। अगर आप उसको हाथ पे लगा लोगे चलते हुए तो आपको करंट नहीं आएगा। लेकिन उसके अंदर आप लोगों ने कभी देखा होगा ना कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो मुंह से तार को छीलते तो अंदर से कुछ येलो येलो करके वायर निकलते हैं बहुत पतले पतले से, दे आर कॉल्ड मेटेलिक वायर्स। तो वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो है मेटेलिक वायर के अंदर जाती है। मतलब मेटल की जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपन वायर बना लेते हैं, तो वो फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो हर एक मेटल के वायर की अपनी प्रोसेस अलग है रेजिस्टिविटी की, ठीक है। इसलिए हम उसको कांस्टेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लो मैंने कांस्टेंट बोल दिया कि R की वैल्यू 5 है, तो आप आयरन ले लो, चाहे आप प्लेटिनम ले लो, चाहे आप गोल्ड ले लो, चाहे आप सिल्वर ले लो, सबके लिए 5 वैल्यू जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचुरल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सबके लिए क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी कांस्टेंट, ठीक है। स्टेडी कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आप मेटल जो यहाँ पे यूज करोगे वायर का, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। वो बुक के अंदर दी हुई भी हमको एक टेबल के अंदर, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे पास में ओम्स लॉ, जिसके अंदर हम लोगों ने आज पढ़ा कि वोल्टेज इनटू जो है वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इसका मतलब जब हम लोग वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और वोल्टेज की वैल्यू घटाएंगे तो करंट की वैल्यू भी घट जाएगी, ठीक है। और इसको प्रोपोर्शनल साइन से इक्वल टू साइन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टैटिक कांस्टेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। और इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जो स्टैटिक कांस्टेंट की भूमिका निभाता है वो हमारे पास कौन होता है? रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हर मेटल के हिसाब से चेंज होगी। अगर आप कॉपर का यूज ले रहे हो तो उसकी अलग होगी, सिल्वर का यूज कर रहे हो तो उसकी अलग होगी,
होगी, आयरन का यूज करो तो उसकी अलग होगी। बाकी फॉर्मेशन ये कहता है कि अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगर आपके पास में क्वेश्चन में करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी V की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। अब ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। तो यहाँ से भी अपन V की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा W अपॉन क्यू इक्वल्स टू V। तो ये हमारे पास में होता है वोल्टेज का सेकंड वाला फॉर्मूला। तो आज हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की वो क्या क्या थी। सबसे पहले हम लोगों ने क्यू निकालना सीखा, ठीक है, चार्ज में, जो उसने ये फॉर्मूला किसने दिया था हमको, कुलाम्स ने, इसलिए उसको बोलते हैं कुलाम्स लॉ, जिसमें हम लोग ये निकालना सीखते हैं कि चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो अगर कुलाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको करंट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम से। तो वहां पे आपके पास में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे, और जो पार्टिकल्स आएंगे, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की जो वैल्यू आएगी उसका 70% तो इलेक्ट्रॉन होंगे और 30% प्रोटॉन होंगे। उसके बाद में हम लोगों ने दूसरा टॉपिक ये पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेंस ये होता है कि जो कैपेबिलिटी होती है सर्किट की वो डिपेंड करती है उसके बैटरी फॉर्मेशन पे, कि आपने कितने वोल्टेज की बैटरी वहां पर अटैच की है। उसके बाद में वहां से हम लोगों ने सीखा कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, मतलब सर्किट के अंदर करंट आ गया, अब हमें करंट को ट्रेवल करवा रहे हैं, तो करंट जब ट्रेवल करेगा तो एक डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर जब भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग होती है तो उसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं, वर्क डन में। और इलेक्ट्रिसिटी में वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि आपको वोल्टेज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चार्ज से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, वर्क डन की। इसके बाद में हम लोगों ने ये सीखा कि इसी फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ फॉर्मूलाज भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को एक हेड टाइप के फॉर्मेशन से शो किया जाता है, और ये इनकी यूनिट होती है ओम्स की। फॉर्मेशन में उन्होंने ये बताया कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। और इसके बाद में हम लोगों ने जब प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाना सीखा, उसके बाद में हम देखा कि इक्वल टू का साइन जब हमें लगाना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें कांस्टेंट की जरूरत होती है, और वो कांस्टेंट की भूमिका यहाँ पे किसने निभाई, रेजिस्टेंस ने। लेकिन यहाँ पर उसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसके आगे एक वर्ड लग जाएगा स्टैटिक कांस्टेंट। अब ये स्टैटिक कांस्टेंट क्यों लगा है, क्योंकि सर जब भी हमारे पास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मेटल के वायर के अंदर जब सर्कुलेट कराना स्टार्ट करेंगे V और I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में हमको ये देखना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस हम लोग क्रिएट करवा रहे हैं या फिर जो भी तरह की चीज है उसमें मेटल वायर कौन सा है। तो इसलिए हमारे पास में हर एक मेटल वायर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे क्या बोला है, स्टैटिक कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ ने कहा था कि अगर आपको वोल्टेज फॉर्मेशन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी हो तो आप करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज हम हमारा टॉपिक ये है। कल हम लोग जब पार्ट 3 में आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना, कि अगर मान लीजिए कोई मेटल की रेजिस्टिविटी दी हुई नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको कल वो चीज निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद में हम लोग कल करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमारा कल का पार्ट रहेगा। फिर इसके बाद में जो वीडियो आएगी संडे को, ठीक है, या संडे या मंडे को, तो उसमें हमारे पास में फाइनलाइज आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर जनरेशन। तो आफ्टर 2 or 3 days we are going to start the numerical formation of this chapter. So we will take on the charge formation, we are going to take out the formations of numerical as compared to Q is equals to IT on the basis of potential difference, W is equals to V into Q, and then we get it on the formulas of V is equals to IR, then we have going to with the resistivity, then series combination, and then parallel combination, and in the last heating effect of electric current and power generation. So this chapter is going to contain at least 4 to 5 days with its numerical, or whatever the problem you are going to face, we are going to with a live session. तो उसके लिए मैं आप लोगों को जो है टाइमिंग पहले ही बता दूंगा 2 दिन पहले, कि मैं 2 दिन बाद में इस टाइम पे लाइव आने वाला हूँ। तो उस टाइम ऑफ पीरियड में आप मुझसे जो है आपकी जो जितनी भी न्यूमेरिकल से डिस्कस कर सकते हो, कोई अलग बुक आपके पास है, अरिहंत है, या फिर जो भी हमारे पास में राइटर्स की बुक है जो आप फॉलो कर रहे हो, उससे आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।